हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है मनोहर एजुकेशन क्लासेस में। आज का टॉपिक है केपलर का नियम। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, जो कि डेनमार्क के वैज्ञानिक टाइको ब्राहे के प्रयोगों एवं निष्कर्षों पर आधारित थे। केपलर का प्रथम नियम है कक्षा का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य दीर्घवृत्त की कक्षा के फोकस पर स्थित होता है। ये दीर्घवृत्त है और इसी दीर्घवृत्त की कक्षा में ग्रह या प्लैनेट चक्कर लगाते हैं और इसी दीर्घवृत्त में दो फोकस या नाभि होती है। इसी नाभि या फोकस बिंदु पर सूर्य स्थित होता है। मतलब कक्षा का नियम यह बताता है कि जो ग्रह है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा जो सूर्य की जो स्थिति होती है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा के फोकस पर स्थित होती है। केपलर का दूसरा नियम है क्षेत्रफल का नियम। माना कि कोई ग्रह ए बिंदु से चलकर बी बिंदु पर जाने में लगा समय 1 घंटा है और बी बिंदु से सी बिंदु पर जाने में लगा समय भी 1 घंटा है, तो ए बिंदु को और बी बिंदु को काल्पनिक रेखा द्वारा सूर्य की नाभि से मिलाने पर बना या रचित क्षेत्रफल बी बिंदु और सी बिंदु को सूर्य की नाभि से मिलाने पर बने या रचित क्षेत्रफल के बराबर होता है। यह केपलर का दूसरा नियम है। अर्थात ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, अर्थात सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात ए को बी में जाने में लगा समय 1 घंटा है और बी से सी पर जाने में लगा समय भी 1 घंटा है, तो इनके द्वारा जो रचित क्षेत्रफल होगा उसका मान भी बराबर होगा। अर्थात क्षेत्रफल एस ए बी बराबर होगा क्षेत्रफल एस बी सी। ये एस बी और सी मतलब क्षेत्रीय जो चाल है वो नियत रहती है। आगे है ये नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम का पालन करता है। महत्वपूर्ण बिंदु है कि केपलर का कौन सा नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम का पालन करता है, तो क्षेत्रफल का नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। अर्थात एम वी आर बराबर नियत, तो v बराबर हो जाएगा नियत बटे हुए m इंटू आर। और इसमें हम वेग और दूरी के बीच में संबंध देखेंगे। मतलब वेग और दूरी का व्युत्क्रम संबंध होता है। मतलब दूरी कम होने पर वेग का मान बढ़ जाता है और दूरी अधिक होने पर वेग का मान कम हो जाता है। दिए गए चित्र में दूरियां दे रखी है कि नाभि से जो ए बिंदु है, बी बिंदु है और सी बिंदु है, इनमें सबसे समीप बिंदु है ए। जो बिंदु समीप होगा मतलब जिसकी दूरी कम होगी उसका वेग उतना ही अधिक होगा। तो ए बिंदु की दूरी कम है तो इसका वेग सबसे ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा दूरी है सी बिंदु की तो इसका वेग सबसे कम होगा। अर्थात वेग का जो क्रम होगा वो होगा सबसे ज़्यादा ए का होगा, उसके बाद बी का होगा और उसके बाद सी का होगा। इसी तरह से दूरी का क्रम है, सबसे ज़्यादा दूरी सी की है, फिर बी की है और फिर ए की है। मतलब वेग और दूरी का व्युत्क्रम संबंध होता है। मतलब दूरी ज़्यादा होने पर वेग कम हो जाएगा और दूरी कम होने पर वेग अधिक हो जाएगा। इस प्रकार केपलर के द्वितीय नियम द्वारा हम वेग और दूरी के मध्य संबंध ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार वेग बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी का मान भी बढ़ेगा और वेग कम होने पर काइनेटिक एनर्जी का मान भी कम हो जाएगा। तीसरा नियम है केपलर का परिक्रमण काल या आवर्तकाल का नियम। इस नियम के अनुसार ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग दूरी के घन के समानुपाती होता है। मतलब ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दूरी के घन के समानुपाती होता है। समानुपाती हटेगा तो बराबर लगेगा
तो टी स्क्वायर बराबर नियत इंटू आर क्यूब, और आर क्यूब आ जाएगा बटे में, तो टी स्क्वायर बटे हुए आर क्यूब बराबर हो जाएगा नियत। अर्थात दूरी बढ़ने पर आवर्तकाल भी बढ़ेगा और दूरी कम होने पर आवर्तकाल भी कम होगा। जैसे सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण, वरुण की दूरी ज़्यादा है तो उसका आवर्तकाल भी ज़्यादा होगा, और सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, इसकी दूरी कम है तो इसका आवर्तकाल भी कम होगा। इसी प्रकार हम दूरी और आवर्तकाल के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, और यहाँ पे आर बराबर है दीर्घवृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष या सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी। अतः स्पष्ट है कि जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होता है उसका आवर्तकाल उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार हमको संबंध प्राप्त होता है T1 बटे हुए T2 का होल स्क्वायर बराबर R1 बटे हुए RQ का क्यूब। ये हम समझेंगे केपलर से संबंधित कुछ सवाल। पहला सवाल है, चित्रानुसार एक ग्रह की सूर्य के सापेक्ष दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति दर्शाई गई है। सूर्य एक नाभि पर स्थित है। रेखांकित क्षेत्र को समान माना जा सकता है यदि ग्रहों A से B तथा C से D तक गति करने में लगा समय क्रमशः T1 व T2 है तो ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दे रखा है कि रेखांकित क्षेत्रों को समान माना गया है, मतलब जो ये क्षेत्रफल बन रहे हैं बिंदु ए से बी पर जाने पर जो क्षेत्रफल बन रहा है और सी से डी पर जाने पर जो क्षेत्रफल बन रहा है वो समान है। अगर क्षेत्रफल समान है तो समय भी क्या होगा, समान, तो इसका ऑप्शन सही होगा T1 बराबर T2। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रही है। यदि OA बटे हुए OB बराबर x हो तो B व A बिंदु पर पृथ्वी की चाल का अनुपात होगा। मतलब हमें ज्ञात करना है VB बटे हुए VA का अनुपात ज्ञात करना है, और हमको दूरी तथा वेग में संबंध है V व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 बटे हुए R, मतलब R ज़्यादा होता है तो V कम होगा और R कम होगा तो V ज़्यादा होगा। व्युत्क्रम संबंध होता है तो VB बटे VA का संबंध होगा। VB दे रखा तो इसका व्युत्क्रम नीचे लिखेंगे OB, और VA दे रखा तो इसका व्युत्क्रम ऊपर लिखेंगे। और सवाल में दे रखा है कि OA बटे हुए OB बराबर होता है x, तो OA बटे हुए OB बराबर लिखेंगे x, तो इसकी चाल भी होगी VB बटे हुए VA बराबर भी होगा x, तो इसका सही आंसर होगा A। इस प्रकार हमने आज की क्लास में केपलर के तीनों नियमों को विस्तार पूर्वक समझा, और आज का मेरा सवाल है कि जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का सवाल है, केपलर ने कौन से वैज्ञानिक के प्रयोगों एवं निष्कर्षों के आधार पर ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।